आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम। जो जिंजाइवल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ जिंजाइवा। अगर हम जिंजाइवा के एपिथेलियम के माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसके अंदर माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जिंजाइवा की एपिथेलियम एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और जो उसका कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम दिया गया है लमाइना प्रोपरिया। जिंजाइवा एपिथेलियम इज प्रीडोमिनेंटली सेल्यूलर। उसके अंदर मोस्टली सेल्स बहुत ज़्यादा सेल्यूलर है, वो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं उसके अंदर। तो आइए देखते हैं ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस का क्या मतलब है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस का मतलब है, स्क्वेमस का मतलब होता है थिन फ्लैटेंड सेल। एकदम फ्लैट से सेल्स जो होते हैं थिन से उसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्क्वेमस। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक अरेंज कर देना, जैसे कि बेडशीट को एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, इसका मतलब है ये स्ट्रैटिफाइड है। स्क्वेमस का मतलब है थिन फ्लैट सेल और स्ट्रैटिफाइड मींस एक के ऊपर एक अरेंज कर देना। इसीलिए एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस बोला है। जैसा कि हम ये एपिथेलियल माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं, इसमें ये जो सेल्स हैं ये है स्ट्रैटम बेसल। जैसा कि नाम बताता है, बेसल मींस जो बेस पे है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको स्ट्रैटम बेसल कहा है। ये सेल लेयर की खास बात ये है कि सारी जो माइटोटिक डिवीजन होती है वो इसी में होती है। माइटोटिक डिवीजन हो जाने के बाद सेल ऊपर वाली लेयर में मूव कर जाता है और ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बनाती है बल्क ऑफ द एपिथेलियम। ये जो मेजर बल्क है एपिथेलियम का, ये स्ट्रैटम स्पाइन्योसम की वजह से बनता है। इसको स्ट्रैटम स्पाइन्योसम या प्रिकल लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस तरह से इसके अलग अलग जो सेक्शन कोने होते हैं वो डेस्मोसोम से जुड़े होते हैं और ये स्पाइन की तरह लुक देते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रैटम स्पाइनोसम बोला जाता है। ये बल्क बनाता है एपिथेलियम का। उसके बाद होता है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। ग्रैन्युलोसम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ब्लैक ग्रैन्युलर कंटेंट होते हैं जो कि जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में ये आसानी से ग्रैन्युलर जो पिगमेंट्स होते हैं वो दिखते हैं। तो इसीलिए हमें इस लेयर को, क्योंकि इसमें बहुत ग्रैन्यूल दिखते हैं, इसका नाम दे दिया गया स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। फिर उसके बाद जो लास्ट में कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड का मतलब होता है थिक, हार्ड और रेजिस्टेंट एक स्ट्रक्चर। तो ये जब कॉर्निफाइड लेयर बन जाती है तो इसमें आपस में ये जो डेस्मोसोमल जंक्शन है जिससे वो जुड़े होते हैं वो नंबर कम हो जाता है और फिर वो बाद में एपिथेलियम डिस्कमेट हो जाती है, निकल जाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये कॉर्निफाइड सेल्स इसके निकल जाएंगे, लूज हो जाएंगे। तो कौन कौन सी लेयर है जिंजाइवल एपिथेलियम में? स्ट्रैटम बेसल, जिसको जर्मिनेटम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो माइटोटिक डिवीजन होती है। फिर होता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, जिसको प्रिकल सेल लेयर भी बोला जाता है। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, जिसमें ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। और स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो पूरी कॉर्निफाइड हो जाती है। प्रिंसिपल सेल्स ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम। जो जिंजाइवल एपिथेलियम है उसके प्रिंसिपल सेल्स कौन कौन से होते हैं? 90% उसमें केराटिनोसाइट्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया स्ट्रैटम बेसल, स्पाइनोसम, ये सब 90% होते हैं। उसके सिवा जो सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है क्लियर सेल, जो कि 10% होते हैं। इसमें होते हैं मिलानोसाइट, मर्केल सेल, लेंगरहान सेल एंड इन्फ्लेमेटरी सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केराटिनोसाइट की। जो एपिथेलियल के सेल हैं, ये जैसे कि बेसल, स्पाइनोसम, ये जो इंडिविजुअल सेल है इसको केराटिनोसाइट बोला है। और ये अल्टीमेटली जो सेल है धीरे धीरे इसको केराटिन से फिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब वो अल्टीमेटली केराटिनाइज हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाएगा केराटिनोसाइट, क्योंकि इसके अंदर, सेल के अंदर मजबूती आए, इसीलिए उसके अंदर केराटिन फिल कर दिया जाएगा। इट इज अ डिहाइड्रेटेड सेल। प्रिंसिपल सेल ऑक्यूपाई 90% ऑफ एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है उसमें 90% केराटिनोसाइट होते हैं, बाकी 10% और सेल्स होते हैं। It takes approximately 1 month for the keratinocyte to reach the outer epithelial surface where it became shed from the stratum corneum. 1 महीने में स्ट्रैटम बेसल
1 महीने का टाइम होता है में स्ट्रैटम बेसल से लेकर सेल स्ट्रैटम कॉर्नियम तक मैच्योर हो जाता है और अल्टीमेटली वो शेड हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को 1 महीना लगता है। तो जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि सेल में केराटिन फिल कर दिया गया है, तो ये केराटिन है क्या जिससे कि इतनी मजबूती सेल को मिल रही है? तो ये मजबूत कंपोनेंट क्या है? केराटिन इज अ प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन है दैट प्रोटेक्ट एपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज और स्ट्रेस, जो कि एपिथेलियल सेल्स को मजबूती देता है कि वो उसको डैमेज ना हो सके, और वो जो भी स्ट्रेसेस, जो भी खाने की स्ट्रेसेस टीथ पे पड़ रही हैं, तो साइमल्टेनियसली जिंजाइवा टीथ के अराउंड होता है, तो वो जो स्ट्रेसेस टीथ पे पड़ रही हैं और जो जिंजाइवा पे पड़ रही हैं, वो स्ट्रेसेस वो बियर कर सके। केराटिन इज एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये एकदम इनसॉल्युबल होता है वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, and it is the key structural material making up the outer layer of human skin. तो ये जो केराटिन है ये कहाँ कहाँ होता है? केराटिन होता है हमारे नेल्स में, स्किन में और हेयर्स में। ये सब चीज़ें टफ इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो कंपोनेंट है सारे केराटिन से फिल्ड होते हैं। केराटिनोसाइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज फिल्ड विद केराटिन, जो कि स्मॉल, उसके जो केराटिन के स्मॉल यूनिट है उसको बोलते हैं टोनोफिलामेंट। तो जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा उसके अंदर टोनोफिलामेंट इंक्रीज होंगे और वैसे वैसे सेल डिहाइड्रेट या डेड हो जाएगा। डेड इसीलिए क्योंकि उसको पूरी तरह से केराटिन से यानी टोनोफिलामेंट से फिल कर दिया जाएगा। फंक्शन ऑफ केराटिन, केराटिन आर एसोसिएटेड फिलामेंट provide a scaffold for epithelial cell and tissue to sustain mechanical stresses. केराटिन एक वो प्रोटीन है जो मैकेनिकल फोर्सेस या स्ट्रेसेस जो पड़ेंगे जिंजाइवा पर उसको बियर करता है एंड सस्टेन मेंटेन देयर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, और उसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है। मैकेनिकल रेजिलेंसी देता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरिएशन इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एस्टैब्लिश्ड सेल पोलैरिटी। न सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेसेस बियर कर पाता है, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। केराटिन एंड इट्स फिलामेंट आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग, सेल ट्रांसपोर्ट, सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ना सिर्फ वो मैकेनिकल स्ट्रेस, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसको प्रोवाइड करता है, उसके और भी अलग फंक्शन होते हैं जैसे सेल सिग्नलिंग, सेल ट्रांसपोर्टेशन, सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर सेल जो केराटिनोसाइट नहीं है उनको क्लियर सेल बोला है। तो क्लियर सेल का मतलब क्या है? 90% जो सेल होते हैं जिंजाइवल एपिथेलियम में वो केराटिनोसाइट होते हैं, उसके सिवा जो सेल होते हैं 10% उनको बोला जाता है क्लियर सेल। क्लियर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में अगर हम उन्हें देखते हैं तो उनके न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लियर एरिया होता है, इसीलिए उनको क्लियर सेल बोला जाता है। ये सब डेंड्राइटिक सेल होते हैं। डेंड्राइटिक सेल का मतलब होता है एक मेन बॉडी होती है और उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जस्ट लाइक एन ऑक्टोपस, तो इनको बोला जाता है डेंड्राइटिक सेल्स। तो क्लियर सेल जो कि डेंड्राइटिक सेल भी है वो है मर्कल सेल, मेलानोसाइट, लैंगरहांस सेल एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में हम देख सकते हैं केराटिनोसाइट्स हैं। 90% ऑफ द जो सेल्स होंगे वो केराटिनोसाइट्स होंगे। उसके सिवा जो सेल है वो है लैंगरहांस सेल। लैंगरहांस सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। उसकी जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सारी डेंड्राइटिक प्रोसेस है। ये डेंड्राइटिक प्रोसेस की वजह से हेल्प से ये कोई भी जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको पिक कर लेता है और उसको इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज करने के बाद ये उसकी प्रोसेसिंग करता है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरे हुए मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स एज अ नेम सजेस्ट, मिलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूसिंग पिगमेंट, यानी कलर देने वाली पिगमेंट जिसकी वजह से जिंजाइवा का कलर आएगा। मर्केल सेल, मर्केल सेल नर्व सेंसेशन से अटैच होते हैं, तो इनका मेन फंक्शन होता है नर्व्स जो प्रेशर, टच, उन सबको सेंसेस को फील करके उसको आगे सेंड करना।
Merkel cell was first described by Merkel in 1875 and he named them as touch cells. Origin is neural crest and epithelial origin. Structure is 10 to 15 micrometer. और यही ऐसा सेल होता है क्लियर सेल्स में से जो कि डेस्मोसोमल अटैचमेंट से केराटिनोसाइट से फर्मली अटैच होता है, फर्मली जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोमल अटैचमेंट। लोकेशन होती है बेजल या सुप्रा बेजल डिस्ट्रीब्यूशन। बेजल इसीलिए क्योंकि ये नर्व फाइबर से अटैच होता है और नर्व फाइबर हमारे कनेक्टिव टिश्यू से आ रहे होते हैं जो कि उसी के पास होते हैं अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से, इसीलिए इसका लोकेशन होता है बेजल और सुप्रा बेजल। It is responsible for light touch response. Langerhans cell, they are derived from bone marrow. Structure: Langerhans cell are star-shaped cell having dendritic extension. तो जैसा कि हमने बोला था कि ये एक स्टार शेप यानी डेंड्राइटिक सेल है, उसकी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो प्रोट्रूड करती हैं सेवरल लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स में से, और इसका मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसफर द एंटीजन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन हम जब लैंगरहांस सेल का करेंगे तो हम देख सकते हैं वेबर ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर लैंगरहांस सेल के, जो कि हेल्प करता है वायरसेस को इंटरनलाइज करने में। उसके अंदर बाहर से जो भी वायरस होगा उसके अंदर वो उसको ले आएगा। These Weber granules are electron dense organelles having tennis racket appearance. दो टाइप के लैंगरहांस सेल होते हैं। टाइप 1 प्रेजेंट इन सुप्राबेजल लेयर, जो कि सुप्राबेजल लेयर में लोकेटेड होते हैं, पिरामिडल इन शेप होते हैं और ये सेल कंटेन करते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ वेबर ग्रेन्यूल्स और इनकी बहुत बड़ी बड़ी डेंड्राइटिक प्रोसेस होती है। टाइप 2 लैंगरहांस सेल बेजल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और इसमें कम वेबर ग्रेन्यूल्स होता है और इसकी डेंड्राइटिक प्रोसेस भी शॉर्ट होती है। फंक्शन: इसका मेन फंक्शन होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर, जो उसकी बॉडी के ऊपर टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं उसकी वजह से, उसकी हेल्प से ये एंटीजन का प्रेजेंटेशन कर पाता है। लैंगरहांस सेल लोकली प्रोसेस द एंटीजन, या तो ये लोकली प्रोसेस करता है एंटीजन को एंड माइग्रेट करता है लिम्फ नोड की तरफ टू प्रेजेंट द एंटीजन टू टी सेल, जिसकी वजह से टी सेल का एक्टिवेशन हो पाता है। In the course of the journey to lymph node, the Langerhans cell matures and acquire improved ability for T cell co-stimulation. देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं एपिथेलियम है, यहाँ पर एक लैंगरहांस सेल था। ओरल कैविटी में बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया है। एक वायरस को या किसी बैक्टीरिया को वेबर ग्रैन्यूल की हेल्प से उसने इंटरनलाइज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक इंटरनलाइज हो गया है। इंटरनलाइज होने के बाद ये अपने एपिथेलियम से माइग्रेट करेगा और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में चला जाएगा। वहां से जाने के बाद वो जाएगा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जाने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर, उसकी हेल्प से वो टी सेल को एक्टिवेट करेगा, CD8 सेल और CD4 सेल को, जिसकी हेल्प से साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेंगे। साइटोटॉक्सिक का मतलब सेल को किल करने वाले सेल्स बनेंगे और वो उन सेल को किल करेंगे जिसमें वो वायरस थी जिसको उसने प्रोसेस किया है। तो ये देखिए मैंने ये डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। जो वायरस को वो लेके आया था इंटरनलाइज करके, उसके अगेंस्ट ही साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेंगे, जिसकी हेल्प से वो साइटोटॉक्सिक टी सेल वो जो सेल के अंदर वायरस होगा उसको किल कर देगा और इस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखा जाता है। अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। मोस्ट कॉमन लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस न्यूट्रोफिल भी होते हैं और मास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। मेलानोसाइट सेल्स, मेलानोसाइट का मतलब ही है पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। दे ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल। They have long dendritic process, synthesize melanin in melanosome. जो पिगमेंट होती है मेलानिन, वो प्रोटेक्ट करती है स्किन को या म्यूकोसा को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है ये है कि डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन, जितनी पिगमेंटेशन होगी वो डिपेंड करेगा एक्टिविटी ऑफ सेल पर, कि सेल कितना एक्टिव है, उसमें कितना पिगमेंट बना।
ना कि कितने नंबर्स ऑफ सेल हैं। तो मेलानिन कैसे बनता है? थायरोसिनेज जो एंजाइम है वो एक्ट करता है थायरोसिन पर, जो कि बनाता है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन। वो कन्वर्ट होता है मेलानिन में, जिससे कि कलर आता है, पिगमेंट आता है, जो कि स्टोर किया जाता है मेलानोफोर्स में या मेलानोफाजिस में। नेक्स्ट स्लाइड। स्टेजेस ऑफ मेलानोसोम डेवलपमेंट। स्टेज 1 प्री मेलानोसोम, जबकि सेल राउंड होगा, स्मॉल वेसिकल होगा, इसमें अभी मेलानिन नहीं बना है। स्टेज 2 मेलानोसोम, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फिब्रिलर मैट्रिक्स। अब इस स्टेज में थायरोसिनेज आएगा। पिगमेंट सिंथेसिस स्टार्ट अभी इसमें नहीं हुआ है। स्टेज 3 में पिगमेंट सिंथेसिस स्टार्ट होना शुरू होगा, बिगिनिंग ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। और लास्ट स्टेज में पिगमेंट फिल द होल मेलानोसोम, जिससे कि कलर आएगा। जिंजाइवा का कलर और किस बातों पे डिपेंड करता है? नंबर एंड साइज ऑफ वास्कुलेचर, जो ब्लड सप्लाई है उस पर डिपेंड करता है। एपिथेलियल की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन पे डिपेंड करता है। पिगमेंट विद इन द जिंजाइवल एपिथेलियम पे डिपेंड करता है। जिंजाइवा की एपिथेलियम जो पिगमेंटेशन है, ये बहुत से पेशेंट की कंप्लेन होती है कि ये अनएस्थेटिक अपीयरेंस है। तो इसके लिए जो सर्जरी होती है उसको हम डीपिगमेंटेशन सर्जरी बोलते हैं, जिससे कि हम वो पिगमेंट जिंजाइवा में से हम निकाल देते हैं। तो ये हम प्री ऑप पिक है उस पेशेंट का जिसमें कि मेलानिन पिगमेंटेशन है, और ये है पोस्ट ऑप। थैंक यू।